आज अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रासायनिक बलगतिकी। किसको कहेंगे रासायनिक बलगतिकी? क्या तात्पर्य है इसका? तो रासायनिक बलगतिकी ज़्यादातर संबंधित है रासायनिक अभिक्रियाओं से। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया होती है एक या अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में जो शुरुआत के जो पदार्थ हैं उनके विशिष्ट गुण होते हैं और वो आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं, उसके भी विशिष्ट गुण हैं। और ये सारे जो परिवर्तन होता है वो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है। बिल्कुल आसान सा उदाहरण बता रहा हूँ मैं कि जैसे दूध से दही बनता है, तो दूध के विशिष्ट गुण हैं और उस दूध से जब दही बनने की जो प्रक्रिया होती है और उसके बाद में जब दही बन जाता है तो उसके गुण अलग हैं। दूध के गुण अलग थे, दही के गुण अलग हैं, और दूध से दही बन गया, यह रासायनिक अभिक्रिया। इसी प्रकार जैसे एक और आसान सा उदाहरण लेते हैं, कागज जलता है, लकड़ी जलती है। लकड़ी के अलग गुण हैं, वो जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उनके अंदर कार्बन होता है। कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे, उसके अलग गुण हैं। तो जो लकड़ी के जलने की जो प्रक्रिया है वो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा संपन्न होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, इसमें हमें किस किस चीज़ की ध्यान रखना पड़ता है? तो रासायनिक अभिक्रिया के भी अलग अलग क्षेत्र हैं। कोई अभिक्रिया होगी या नहीं होगी उसके बारे में भी पता लगता है, उसको कहते हैं संभाव्यता, पॉसिबिलिटी। और एक ऐसा होता है कि अगर होगी तो वो किस सीमा तक होगी, उसको कहेंगे रासायनिक समय। और उस सीमा तक होगी तो कितनी जल्दी पहुंच जाएगी उस सीमा तक, उसको हम कहेंगे अभिक्रिया का वेग। तो ये कई बातें होती है रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाली, इस पर सभी पर आएंगे। आज का शुरुआत में हेडिंग लिखता हूं मैं, रासायनिक बलगतिकी। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में 3-4 चीज़ें मुख्य हमें पता होना चाहिए कि पहली बात, वो अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, तो उसको कहते हैं रासायनिक संभाव्यता। पॉसिबिलिटी। यह पता कैसे लगेगा? इसका पता लगता है ऊष्मागतिकी के द्वारा। और ऊष्मागतिकी के लिए पिछली कक्षा में हमारे पास एक गिब्स ऊर्जा समीकरण आई थी, उससे हमें सही पता लगता है कि कोई अभिक्रिया अपने आप होगी या नहीं होगी। अपने आप होगी तो उसको हम कहते हैं स्वतः प्रवर्तित और स्पॉन्टेनियस। और अगर अपने आप नहीं होगी तो उसके लिए फिर हमें अलग परिस्थिति उत्पन्न करनी पड़ेगी, उस पर ताप, दाब या कोई उत्प्रेरक या कोई और अन्य चीज़ें लगानी पड़ती है। बाह्य कारकों के द्वारा उस अभिक्रिया को संपन्न करवाया जाता है। तो कोई भी अभिक्रिया कब होगी, तो इसके लिए जो संभाव्यता होती है इसका निर्धारण किया जाता है ऊष्मागतिकी के द्वारा। और ऊष्मागतिकी के द्वारा कैसे? तो यह अभिक्रिया की संभाव्यता है। तो अभिक्रिया की संभाव्यता होती है ऊष्मागतिकी के द्वारा निर्धारित है और उसमें गिब्स ऊर्जा होती है। इसका मान ऋणात्मक होना चाहिए, नेगेटिव। डेल जी का मान 0 से कम होना चाहिए। जिस अभिक्रिया के लिए इसका मान 0 से कम होगा वो अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी, अपने आप हो जाएगी। कागज को जलाएं, आसानी से जल जाता है, इसके लिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का मान ऋणात्मक होता है। दूध से दही बन जाता है, गिब्स ऊर्जा का मान ऋणात्मक है। अगर हम ये चाहें भी कार्बन डाइऑक्साइड से वापस कार्बन बने तो गिब्स ऊर्जा का मान ऋणात्मक नहीं है, तो ये वापस नहीं होगी अपने आप ही।
दूसरी इसको जो निर्धारित करने वाली बात होती है कि वो अभिक्रिया तो होगी, और अभिक्रिया होगी तो वो किस सीमा तक होगी, और उस सीमा का जो निर्धारण किया जाता है वो रासायनिक साम्य के द्वारा होता है। इसका निर्धारण होता है रासायनिक साम्य के द्वारा। तो ये किस सीमा तक तो है, लेकिन उस सीमा तक पहुंचने में समय कितना लगेगा? वो अभिक्रिया अपने आप तो हो रही है, वो तीव्रता से होगी या धीमी गति से होगी, उसके लिए हमें पता लगना पड़ता है अभिक्रिया का वेग, उसके द्वारा निर्धारण होता है। तो सीमा तक पहुंचना, जो अभिक्रिया है वो अपनी सीमा तक पहुंचेगी, रासायनिक साम्य तक पहुंचेगी, तो उसका जो निर्धारण होता है वो अभिक्रिया वेग के द्वारा होता है। सीमा तक, सीमा यहाँ पर है रासायनिक साम्य। तो जो रासायनिक अभिक्रिया है वो मुख्य रूप से 3 कारकों से प्रभावित हो रही है, ऊष्मागतिकी से, रासायनिक साम्य से और अभिक्रिया वेग से। इसके साथ साथ और कारक भी हैं, या ये कहें कि संभाव्यता से, सीमा से और अभिक्रिया वेग से। तो कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होगी क्या क्या बातें जानना आवश्यक है। पहली, संभाव्यता। दूसरी, अभिक्रिया की सीमा। तीसरी, अभिक्रिया का वेग। ये तो सबसे ज़्यादा मुख्य है। इसके अलावा कुछ कारक और भी हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? ताप है, दाब है, सांद्रता है, उत्प्रेरक है, ये कई कारक और भी हो सकते हैं। ये कई कारक होते हैं। कोई भी अभिक्रिया है उसके बारे में इन बातों का ध्यान हो, तब हम सही बातों पर पहुंच सकते हैं, उस समीकरण के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, तब हमें पूरे पता लगेगा। मुख्य रूप से अपना जो आज का जो फोकस हमें इस चैप्टर पर करना है वो अभिक्रिया वेग पर है, मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा इस पर है। तो इसी कारण इसको नाम रासायनिक बलगतिकी दिया है। तो इनमें ये ऊष्मागतिकी आ गई, थर्मोडायनेमिक्स अलग बात आ गई, ये इक्विलिब्रियम का अलग पार्ट आ गया, ये केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी से संबंधित है। तो इस रासायनिक बलगतिकी है वो अभिक्रिया वेग से संबंधित है। तो ये तो होगी कोई भी अभिक्रिया के लिए आवश्यक चीज़ें, और उनमें भी हम केवल इस पर अपना फोकस करेंगे, अभिक्रिया वेग पर। तो ये तो एक प्रकार से अब तक इंट्रोडक्शन था। अब अपने मुख्य मुद्दे पर आते हैं, रासायनिक बलगतिकी, या इसको कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। और काइनेटिक्स शब्द है ये बना है काइनेसिस से, और जिसको कहते हैं गति। केमिकल रासायनिक है। तो इसका नाम, इसकी परिभाषा हमें, क्योंकि ये भी एक रासायनिक की इकाई होगी या रासायनिक का भाग हो गया, परिभाषा क्या देंगे इस रासायनिक बलगतिकी की?
कि रसायन की वह भाषा जिसमें अभिक्रिया के वेग, इसमें क्योंकि ये गति आ गई ना, गति, अभिक्रिया के वेग और उस अभिक्रिया की क्रियाविधि, क्रियाविधि का मतलब होता है कि वो अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं, किस तरीके से वो अभिक्रिया हो रही है, कितनी देर में संपन्न हो रही है, ये सारी बातें होती है, उनका अध्ययन किया जाता है। तो उसे केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। तो ये होगा इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के वेग क्रियाविधि, क्रियाविधि का कहते हैं मैकेनिज्म को। ये तो इसके अंदर जैसे मान लिया मैं एक समीकरण लिख रहा हूँ, आसान से समीकरण है, वैसे तो अपने दोनों को पदार्थों को अलग अलग मानते हैं, लेकिन जब रसायन के द्वारा उसका जब सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है तब पता लगता है कि ये तो एक से दूसरे रूप में परिवर्तन हुआ है। कि जैसे ग्रेफाइट है और एक हीरा है, दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं, दोनों कार्बन के अपरूप हैं, और हीरा ग्रेफाइट में बदलता है या ग्रेफाइट हीरे में बदलता है, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो इसका जब रसायन के द्वारा अध्ययन किया जाता है तो ग्रेफाइट से हीरा बनना, ये और एक ये, तो दोनों संभव है क्या? रसायन के द्वारा जब इनकी जो ऊर्जा होती है, इसके अंदर जो ऊष्मा परिवर्तन होता है, एंथैल्पी होती है, एंट्रोपी होती है, जब सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है तब इसमें यह पता लगता है कि इस अभिक्रिया के लिए डेल जी का मान लेस देन 0 है और इसके लिए डेल जी का मान ग्रेटर देन 0 है। तो कौन सी अभिक्रिया अपने आप होगी? पिछली कक्षा में पढ़ा है कि जो जिस अभिक्रिया के लिए डेल जी का मान 0 होता है, इसका मतलब ये हो गया मान नेगेटिव आएगा और ये मान पॉजिटिव होगा, और जो नेगेटिव होता है वो स्वतः प्रवर्तित होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। ये अभिक्रिया अपने आप होगी, यानी ग्रेफाइट से हीरा बनेगा, लेकिन कब बनेगा? इसमें तो बहुत वर्ष लगे, बहुत साल लगते हैं। यहाँ से समय कई वर्ष है। तो अब हमारे पास ये दो चीज़ों का अध्ययन आ गया। एक तो आया अध्ययन ये, और एक आया ये कि कितना समय लगा। समय लगने का मतलब है कि अभिक्रिया का वेग कितना है। तो इसको तो कहते हैं ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। ये तो पता लगेगा ऊष्मागतिकी के द्वारा, और ये पता लगेगा रासायनिक बलगतिकी के द्वारा। ये रासायनिक बलगतिकी के द्वारा लगेगा कि इसका वेग है, ये कई वर्ष लगेंगे, या इसका जो ये कह सकते हैं कि वेग है वो बहुत ही मंद है। तो इस एक अभिक्रिया तो एक ही है, इसके अंदर हमारे पर हमने ये दो चीज़ें अटेम्प्ट लगा ली है, थर्मोडायनेमिक्स का और काइनेटिक्स का। तो रासायनिक जो ऊष्मागतिकी है वो पिछली कक्षा में काफ़ी लंबा चौड़ा आ चुका है, और अपने इस कोर्स में ये बलगतिकी के बारे में होगा। तो बलगतिकी में किस किस चीज़ का अध्ययन करेंगे हम? बलगति में एक तो मुख्य रूप से वेग आ ही गया, और वेग किस किस चीज़ से प्रभावित होता है उनके बारे में जिक्र करेंगे। तो बलगतिकी में किस किस चीज़ का जिक्र होगा? अभिक्रिया के वेग का, और वेग किस किस चीज़ से प्रभावित होता है? अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन,
ये प्रभावित होती है ताप से, दाब से, सांद्रता से, उत्प्रेरक से। तो वो भी यहाँ पर प्रभावित करेंगे। तो ताप, दाब, सांद्रता, उत्प्रेरक, इनका भी इसके साथ वर्णन होता है। तो इनका अध्ययन क्यों होता है? क्योंकि ये सारी चीज़ें, ताप, दाब, सांद्रता और उत्प्रेरक, सारी की सारी इस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। तो इस कारण इनको भी अलग से नहीं छोड़ सकते, इनको भी साथ पढ़ना पड़ता है। तो ये तो बलगतिकी के बारे में आ गया। अब अपना अभिक्रिया के वेग पर आते हैं। अभिक्रिया का वेग किसको कहेंगे? तो अभिक्रिया का वेग पर आने से पहले मैं केवल वेग या चाल पर आता हूँ। जो 7वीं 8वीं की कक्षा में या छोटी कक्षाओं में गणित में एक जो क्वेश्चन निकालते थे, न्यूमेरिकल आते थे, गणित के क्वेश्चन, जिसमें चाल और वेग के बारे में था। तो चाल का सूत्र क्या होता था? स्पीड, वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी का थोड़ा सा ही फर्क होता है, ये फिजिक्स के अनुसार फर्क होता है, बाकी अपने साधारण समझने में इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता। फिजिक्स के अनुसार जो वेग है वो सदिश राशि है, स्केलर है, वेक्टर है, और जो चाल है स्पीड वो अदिश राशि है, वो स्केलर है। वेलोसिटी और स्पीड, वेलोसिटी है वो वेक्टर है और स्पीड है वो स्केलर है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अपने सदिश से कोई लेना देना नहीं है, तो केवल चाल या वे किसी को भी हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे छोटी कक्षाओं में गणित में पढ़ते थे कि एक बस 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। बताओ बस का वेग क्या था या बस की चाल क्या थी? उसमें सीधा सूत्र लगाते थे। उसमें सीधा सूत्र ये लगता था कि चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर यहाँ पर समय को 1 मान दें तो चाल बराबर दूरी हो जाती। यहाँ से परिभाषा निकालते थे। परिभाषा ये होती है कि ये इकाई समय, इकाई समय का मतलब है, हो सकता है वो 1 सेकंड हो सकता है 1 मिनट हो, 1 घंटा हो, 1 दिन हो, 1 वर्ष हो, कुछ भी हो, होना चाहिए 1। तो इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ये तो थी अपने गति से संबंधित। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया की चाल क्या होगी या रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होगा। तो सूत्र तो उसी को कम में लेना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो अब की बार चेंज क्या करेंगे? तो चेंज ये करेंगे कि जब मैंने बस का उदाहरण दिया कि एक बस 100 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय करती है, तो 100 किलोमीटर ये था और 2 घंटे ये थे, तो चाल आ गई थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो अब की बार हमारे पास ये दूरी नहीं है, हमारे पास ये अभिक्रिया है। मान लिया रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहे हैं, अभिक्रियक से उत्पाद बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इस अभिक्रिया का वेग या चाल को स्थापित करना है। तो उस सूत्र को यहाँ पर हम क्या चेंज करें कि वो सूत्र लागू हो जाए। तो दूरी के स्थान पर यहाँ क्या परिवर्तित होगा? वहाँ तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे, इस कारण दूरी आ रही थी। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, अभिक्रियक से उत्पाद बन रहा है। तो अभिक्रियक से उत्पाद बन रहा है तो चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रही उनकी मात्रा। अभिक्रियक की मात्रा में कमी आ रही है, उत्पाद की मात्रा में वृद्धि हो रही है, और यहाँ पर मात्रा को कहेंगे सांद्रता। तो क्या परिवर्तन हो जाएगा? अभिक्रिया का वेग क्या परिभाषा में सूत्र बनाएंगे? दूरी के स्थान पर हम लेंगे सांद्रता या मात्रा।
सांद्रता किसकी लेंगे? सांद्रता हमारे पास दोनों की है, तो दोनों में से किसी की ले सकते हैं। और दोनों की सांद्रता स्थिर रहेगी क्या? समय के साथ परिवर्तित होगी। इसकी सांद्रता में कमी आएगी समय के साथ साथ, और समय के साथ साथ जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे तो इसकी मात्रा में वृद्धि होगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे ये कहेंगे, उसमें दूरी में परिवर्तन हो रहा था, यहाँ पर सांद्रता में परिवर्तन होगा। समय कौन सा? समय की जो इस सांद्रता में परिवर्तन हुआ है उसमें कितना समय लगा? ये सूत्र बनेगा। ये थोड़ा लंबा हो गया, इसको थोड़ा छोटा करना चाहिए, तो ये हो जाता है, तो ये हो जाएगा अभिक्रिया का वेग बराबर, ऊपर वाली लाइन तो ये लिखेंगे, बटा इसको मैं केवल समय लिख देता हूँ। समय कौन सा होगा तो यही, लेकिन मैं इसमें परिभाषा निकाल रहा हूँ, डेफिनेशन इसकी, अभिक्रिया के वेग की, रेट ऑफ रिएक्शन। ये डेफिनेशन के रूप में लिखो इसको, बस। क्या बनेगी? इकाई समय में, यूनिट टाइम, तो इकाई समय में अभिक्रियक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। बिल्कुल आसान सी है, अलग से कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, केवल ये सूत्र है, इसी को परिभाषा के रूप में लिखना है। केवल जो ये नीचे की संख्या है इसको इकाई मान लो, इकाई मानते ही यहाँ एक हो गया, ये समय एक हो गया, तो ये और ये दोनों बराबर हो गई, ये बटा एक, तो कोई नहीं। तो यहाँ पर ये हो जाता है कि इकाई समय में अभिक्रियक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो सही परिभाषा ये हो जाती है कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है, इनकी यूनिट टाइम में कंसंट्रेशन में चेंज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ये तो होगी इसकी परिभाषा के बारे। अब कोई अभिक्रिया कितनी तेजी से भी होती है, कितनी मंद गति से भी होती है, इसका भी हमें अंदाज है। जो रसायन प्रयोगशाला होती है, केमिस्ट्री लैब, उसके अंदर हमारे पास दो पदार्थ होते हैं, एक होता है सिल्वर नाइट्रेट, एक होता है सोडियम क्लोराइड नमक। इन दोनों का विलयन बना लिया, पानी में घोल लिया दोनों को, और घोलकर अगर एक के अंदर दूसरे को डालेंगे तो डालते ही, पलक झपकते ही तुरंत अभिक्रिया होती है, एकदम सफ़ेद अवक्षेप आ जाता है सिल्वर क्लोराइड का। तो ये तो बहुत ही अति तीव्र अभिक्रिया होती है, बहुत ज़्यादा तेज है। इस अभिक्रिया का वेग तो बहुत ज़्यादा है, इसका मान बहुत अधिक है, सांद्रता में परिवर्तन बहुत जल्दी होता है। किसकी सांद्रता में परिवर्तन होता है? या तो इसको कहेंगे कि दोनों को मिला दिया, मिलाते ही दोनों की सांद्रता जीरो हो जाती है, पहले तो अधिकतम थी और मिलाते ही जीरो तुरंत। या ये कहेंगे कि शुरुआत में इनकी मात्रा जीरो थी और मिलाते ही अधिकतम हो गई, क्योंकि ये बन गए, ये इन्होंने रासायनिक अभिक्रिया करके ख़त्म कर लिया। इससे मंद गति से भी होती है। कुछ अभिक्रिया साधारण ताप में होती है, जैसे लकड़ी का जलना, लकड़ी होती है कार्बन,
अगर दहन की क्रिया लिखें तो ये आराम से हो जाती है। इससे भी कुछ धीरे गति से होती है। दूध से दही बना, इससे भी धीरे गति से होती है, जिसमें कई साल भी लग जाते हैं, कई महीने भी लग जाते हैं। साल का तो उदाहरण पीछे दिया था कि ग्रेफाइट से हीरा बनता है, हीरे से ग्रेफाइट नहीं बनता, उसके लिए डेल जी का मान पॉजिटिव हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है लोहे के जंग लगना, या ग्रेफाइट का हीरे में परिवर्तन। लोहे के जंग लगना ये कुछ दिन भी हो सकते हैं, कुछ महीने भी हो सकते हैं, और ग्रेफाइट से हीरा इसमें तो कई साल भी हो जाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया अलग अलग, रासायनिक अभिक्रिया जो पूरा होने में है वो अलग अलग समय रहती है। इसने तीव्र थी, इसकी क्रिया थोड़ी धीमी थी, ये क्रिया कुछ और धीमी है, ये और भी ज़्यादा धीमी है, और ये बहुत ही ज़्यादा धीमी है। इसमें सेकंड का भी कुछ हिस्सा लगता है, इसमें कुछ मिनट लगते हैं, इसमें 4-5 घंटे लगते हैं, इसमें 2-3 महीने लगते हैं, इसमें कई साल लगते हैं। तो अलग अलग अभिक्रिया है, अलग अलग समय है। अपने जो रासायनिक बल गति के अंदर जो अध्ययन करते हैं वो कुछ इस प्रकार की अभिक्रिया ली जाती है ज़्यादातर, जिनका लैब के अंदर हम प्रयोग कर सकें, 2-3 घंटे के अंदर पूरी होने वाली। तो इसके लिए सूत्र तो हमने लिख दिया, ये लिख दिया। ज्ञात कैसे करेंगे वो इम्पोर्टेंट बात है। तो इससे संबंधित हम जब ज्ञात करना चाहेंगे तो क्या क्या ज्ञात करना पड़ेगा हमें, ये ज्ञात कर अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है तो क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए कि अभिकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है, या उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है, और वो कितने समय में हो रहा है। तो यहाँ पर समय और सांद्रता ये दोनों नोट करनी होती है कि शुरुआत में जैसे मान लीजिए ये रिएक्टेंट है, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसके 100 अणु हमारे पास मान लिया शुरुआत में, और ये जब बना ही नहीं था इसकी 0 है। आधा घंटे बाद में इसके 10 अणु क्रिया कर गए, इसके 10 अणु क्रिया करके इसमें परिवर्तित हो गए, तो इसके 100 थे अब 90 बच गए, इसके 0 थे अब 10 बन गए। आधा घंटा और बाद में देखें तो इसके 30 अणु और क्रिया कर गए, पहले 10 क्रिया थे अब 30 और कर गए, तो 40 इसके कम हो गए, 60 बच गए। पहले इसके 10 0 थे, उसके बाद 10 बने, अब 30 और बन गए, तो टोटल 40 हो गए। तो इस तरीके से जैसे जैसे समय निकलेगा जैसे जैसे इसकी सांद्रता में कमी आएगी वैसे वैसे इसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी। लेकिन जो शुरुआत में जो कमी आती है या शुरुआत में जो वृद्धि होती है वो बाद में नहीं रहती। इस कारण ये नहीं कह सकते कि शुरुआत में जो इसमें जो परिवर्तन हुआ है वो अंत तक वही रहेगा। शुरुआत में तो यह विक्रिया थोड़ी सी तेज होती है, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता है ये परिवर्तन धीरे धीरे कम होता जाता है, कम होता जाता है, तो अभिक्रिया का वेग भी घटेगा। तो इससे संबंधित ये सही ज्ञात करने के लिए हमें ग्राफ खींचना अच्छा रहता है। इनकी सांद्रता में परिवर्तन और समय के बीच में अगर ग्राफ खींचें तो हम एकदम सही मान ज्ञात कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग कितना होगा। तो ग्राफ कैसा आएगा, किस किस के बीच में ग्राफ खींचेंगे, इम्पोर्टेंट बात ये है। 2 प्रकार के ग्राफ खींच सकते हैं, या तो खींचेंगे अभिक्रिया की सांद्रता और समय के बीच में, या खींचेंगे उत्पाद की सांद्रता और समय के बीच में। ये दोनों की सांद्रता हमें अलग अलग लेनी पड़ेगी, हम एक ग्राफ में दोनों को नहीं ले सकते अगर हमें वेग ज्ञात करना है। तो ग्राफ कैसा आएगा, तो इस यहाँ पर मैं 2 ग्राफ बना रहा हूँ
और साथ में एक बात और करेंगे कि जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग भी आगे परिभाषा भी लिखेंगे उसकी, अभी से दोनों के मैं बता देता हूँ कि अभिक्रिया का वेग है तो वो भी हम दो प्रकार का निकालेंगे। एक तो निकालेंगे औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, और दूसरा निकालेंगे ये तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस। क्या क्या होता है इसमें? तो जैसे जिस प्रकार से मैं बस वाला ही उदाहरण लेता हूँ कि 100 किलोमीटर तक बस गई, 2 घंटे लगे, लेकिन शुरुआत से लेकर अंत तक वो एक ही स्पीड से तो नहीं गई। कहीं पर उस सवारी चढ़ाने के लिए वो खड़ी भी हुई है, कहीं पर धीमी हुई है, कहीं पर बहुत तेज़ हो गई, कहीं पर जब 2 स्टेशन के बीच में कोई जगह चढ़ने वाला नहीं है, खाली रोड है, तो स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इसका मतलब हो गया कि उस बस का वेग कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है, लेकिन टोटल उसने शुरुआत से लेकर अंत तक उसने 2 घंटे में तय कर ली। तो यहाँ पर जो हमने जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा का जो वेग निकाला था वो उसका औसत वेग था। तो तात्क्षणिक क्या हुआ? तात्क्षणिक वेग होगा अगर ये कहें कि जो बस यहाँ से चली है उसका यहाँ से चलने के बाद जो 20 किलोमीटर का जो माइलस्टोन है उस पॉइंट पर उसका वेग क्या है, उस बस की चाल क्या है, वो तात्क्षणिक है। या ये कहें कि यहाँ से बस अब चली है और यहाँ से चलने के बाद पूरा एग्जैक्ट 10 मिनट बाद वो किस स्पीड से चल रही है, वो तात्क्षणिक वेग है। तो किसी निश्चित क्षण पर जो अभिक्रिया का वेग होगा उसको हम तात्क्षणिक वेग कहेंगे, और पूरी अभिक्रिया के दौरान जो वेग निकालेंगे वो औसत वेग होगा। खैर उस पर हम बाद में आते हैं, सूत्र पर भी निकालेंगे। पहले मैं ग्राफ बनाता हूँ। 2 प्रकार का ग्राफ होगा। ये किस किस के बीच में ग्राफ खींचेंगे हम? एक तो लेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, सांद्रता और समय, और एक में लेंगे प्रोडक्ट या उत्पाद की सांद्रता। यहाँ पर हम ले रहे हैं अभिक्रियक की सांद्रता और इस तरफ है समय। इधर है उत्पाद की सांद्रता, इधर है समय। ग्राफ कैसा आएगा? शुरुआत में ये t बराबर 0 है, t बराबर 0 पर इसकी सांद्रता कितनी थी? अधिकतम थी, और इसकी सांद्रता 0। अधिकतम मान लिया हमने ये, और इसको लिख दिया R0 अधिकतम। और उत्पाद की कितनी थी? उत्पाद की थी शुरुआत में 0, यहाँ थी। अब जैसे जैसे समय निकलेगा, जैसे जैसे समय निकलेगा हम इस समय पर इसकी सांद्रता ज्ञात करें, इस समय पर सांद्रता ज्ञात करें, यहाँ ज्ञात करें, यहाँ ज्ञात करें, यहाँ ज्ञात करें, ये ज्ञात करें। तो इतने इतने समय पर अभिक्रिया की सांद्रता ज्ञात करते जाएंगे। तो यह सांद्रता का मान बढ़ेगा या कम होगा? इसकी मात्रा में वृद्धि होगी या कमी आएगी? स्पष्ट है कि ये उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है तो इसकी मात्रा में तो कमी आएगी। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? समय के साथ साथ इसकी मात्रा में कमी आ रही है, इसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है। तो जब प्रयोग करके देखते हैं तो ग्राफ ऐसा प्राप्त होता है। इस प्रकार का। शुरुआत में तो इसकी सांद्रता में बहुत तेज़ी से कमी आती है। ये यहाँ थी इतने तक, इतनी गिर गई इतने समय में, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसके में सांद्रता में कमी आती है। और जितनी इसमें कमी आ रही है उतनी ये नहीं बन रहे।
तो उतनी इसकी सांद्रता में वृद्धि हो रही है। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? इसका ग्राफ हो जाएगा ये, जिसमें गिर रही है उसी अनुपात में ये वृद्धि होगी। अब मान लिया ये था समय t1, यहां पर इस t1 पर सांद्रता कितनी है? इसको कह दिया R1। मान लिया 10 मिनट बाद में ज्ञात करिए तो इसकी सांद्रता इतनी आ गई। फिर t2 समय पर ज्ञात कर ली, इस पर सांद्रता आ गई R2। तो ये जो आया है हमारे पास ये परिवर्तन, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहेंगे डेल R। और ये जो समय आया है इसको कहेंगे डेल T। और सूत्र क्या था हमारे पास? अभिक्रिया वेग का। अभिक्रिया वेग का सूत्र था, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सांद्रता में परिवर्तन, मैं केवल सांद्रता लिख रहा हूँ, बटा समय। और ये जो वेग आया है ये इतने समय के लिए है, काफ़ी समय है, फर्क है। तो इस वेग को हम कहेंगे औसत वेग। ये औसत वेग यहाँ से यहाँ तक का भी हो सकता है, यहाँ तक का भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ का भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ का भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ का भी हो सकता है। इतनी दूर का मान लिया हमने, ये औसत वेग निकालना है। ये था समय t2। तो क्या हो जाएगा? सांद्रता कितनी लेंगे? सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ है? इतना हुआ है। समय में परिवर्तन इतना हुआ है। t1 में से t2 घटाएंगे या t2 में से t1 घटाएंगे? r1 में से r2 घटाएंगे या r2 में से r1 घटाएंगे? क्या नियम होता है जो इस डेल्टा शब्द का? इस डेल्टा शब्द का मतलब होता है बाद वाले में से पहला 1 2 का कोई चक्कर नहीं होता। जो बाद का मान है उसमें से पहले वाली वैल्यू, पहले वाला मान घटाएंगे। तो बाद में इसमें कौन है? शुरुआत तो हमने यहाँ से करी है, तो बाद में तो R2 आया है और पहले R1 था। बेटा समय हमने यहाँ से शुरू किया था। बाद का समय कौन सा है? बाद का तो t2 है। तो इसमें से पहले वाला घटाएंगे, t1 घटाएंगे। यह है, इसको लिखते हैं R, रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया के वेग को R से लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। और ये औसत वेग है तो इसको लिखेंगे एवरेज। अब इसमें से कौन सा मान कम ज़्यादा है? इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर ये 10-10 मिनट में है तो ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, यही होगा। तो यहाँ तो t2 ज़्यादा है 20, t1 कम है 10। तो समय में तो t2 ज़्यादा है, t1 कम है। सांद्रता में एक ज़्यादा कम कौन है? ये सांद्रता है। तो सांद्रता में यहाँ पर सांद्रता 0 है और यहाँ पर सांद्रता अधिकतम है, और अधिकतम हमने 100 अणु मान लिए थे। तो अगर यहाँ पर 100 अणु है तो समय के साथ इसकी सांद्रता में कमी आएगी। तो पहले कमी ये यहाँ तक रुकी, उसके बाद कमी ये आई। तो यहाँ से 100 है, फिर मान लिया ये 40 रह गए, 40 टूट गए, तो यहाँ पर 60 बच गए, फिर 10 और टूट गए, फिर 50 रह गए। तो यहाँ पर बाद वाला कौन है? R2, और इसका मान कम है, ये ज़्यादा है। तो इसमें ये मान कम है हमेशा, ये मान हमेशा ज़्यादा है। और कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो मान कितना आएगा? 50 - 60 नेगेटिव मान आएगा। तो इसको ये लिखते हैं, तो ये कोई भी हो सकता है, तो ये मान जो भी होगा नेगेटिव आएगा। और बाद वाले में से पहले वाला घटाते हैं तो इसको डेल से व्यक्त करते हैं परिवर्तन। और किस में परिवर्तन हो रहा है? सांद्रता में। किसकी? R की। R कौन है? रिएक्टेंट, अपॉन डेल T। तो ये तो होगा औसत वेग का। कब? अभिक्रिया के अनुसार। अभिक्रिया के अनुसार औसत वेग का सूत्र यह आएगा। उत्पाद के अनुसार क्या जाएगा? अब उस पर देखते हैं। ये अलग अलग समय है। मान लिया
इस समय पर इसको हमने T1 मान लिया, यहाँ पर इसका P बराबर 0 है, P की सांद्रता लेंगे, लेकिन समय के साथ साथ P की सांद्रता में वृद्धि हुई है क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनना शुरू हो गए। तो समय T1 पर ये इसकी सांद्रता P1 होगी। तो यहाँ तो 0 थी, अब बढ़ गई, पहले 0 थी फिर ये बढ़ गई। कुछ समय बाद और देखते हैं, कुछ समय बाद देखते हैं ये, तो कुछ समय बाद देखते हैं तो इतनी देर में कुछ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बन जाएगी, तो इसकी सांद्रता और बढ़ जाएगी, और अब की बार ये आ गई। इसको P2 कह दिया। तो इसमें और उसमें कितना फर्क आ गया, थोड़ा सा यह है, कोई खास नहीं। तो अब इसको तो कहेंगे ये तो हो गया डेल P और ये हो जाएगा डेल T। अब इसके अनुसार अभिक्रिया के वेग का सूत्र क्या हो जाएगा, जैसे ये था सूत्र यही है, सांद्रता में परिवर्तन बटा समय। अब की बार किसकी सांद्रता परिवर्तित हो रही है, प्रोडक्ट की। बाद वाली में से पहली वाली घटाएंगे, बाद की कौन है, यहाँ से शुरू हुआ है, तो पहले ये थी बाद में ये, तो P2 में से P1 घटाएंगे। कौन सी कम कौन सी ज़्यादा है, तो ये 0 थी फिर बढ़ गई फिर और बढ़ गई, तो P2 का मान ज़्यादा है, P1 का मान कम है, और ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो धनात्मक पॉजिटिव मान आएगा। तो इसका मान जैसा है वैसा आएगा, और इसको कहेंगे तब तो यहाँ पर फिर हमारा उत्तर गलत आ गया, ये तो ऋणात्मक आ गया और ये धनात्मक आ गया। ऐसा भी हो सकता है क्या, अगर इस अभिक्रिया को किसी लैब में करवा रहे हैं और 2 स्टूडेंट कर रहे हैं, उनको सारी प्रक्रिया आती है, सारा सही कर रहे हैं, एक ने रिएक्टेंट की सांद्रता लेकर समय के साथ परिवर्तन किया, नोट करता रहा, ये ग्राफ आया, दूसरे ने प्रोडक्ट को लेकर किया तो उसका ये ग्राफ आएगा, उसके प्रयोग से ये आएगा। अब दोनों अपना अपना रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, औसत वेग निकालेंगे, दोनों का औसत वेग का मान तो समान आएगा, जितना इसका आएगा इतना ही इसका आएगा, लेकिन फर्क क्या रहेगा कि जो रिएक्टेंट के अनुसार निकल रहा है उसका मान नेगेटिव में आएगा और इसका पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ नेगेटिव का मतलब, उसका मतलब ये नहीं कि उसका वेग माइनस या ऋणात्मक है, यहाँ केवल जो ऋण चिन्ह है, जो नेगेटिव साइन है, जो ऋण चिन्ह है, ये क्या दर्शा रहा है, ये केवल यही बता रहा है कि समय के साथ सांद्रता में कमी आ रही है, बस केवल सांद्रता की मात्रा को बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा, वेग ऋणात्मक नहीं होता। तो नेगेटिव चिन्ह क्या दर्शाता है, अभिक्रियक की सांद्रता में कमी को दर्शाता है, बस। तो और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का कोई ज़्यादा मान नहीं है, केवल अभिक्रिया का वेग हमें दिया हुआ है, कहीं पर रेट ऑफ रिएक्शन औसत वेग दिया हुआ है, या तात्क्षणिक वेग पर भी आएंगे, और वो मान अगर ऋणात्मक दिया हुआ है तो उसका मतलब हम ये समझेंगे कि यहाँ पर ऋणात्मक है तो सांद्रता में कमी आ रही है, धनात्मक है तो इसका मतलब सांद्रता में वृद्धि हो रही है, या ये कह सकते हैं कि ऋणात्मक दिया हुआ है तो उसका मतलब है कि जो प्रयोग किया गया है वो क्रियाकारक की सांद्रता के आधार पर किया गया है, धनात्मक कर रहा है तो जो प्रयोग किया गया है वो उत्पाद की सांद्रता के आधार पर किया गया, बस इतना ही होता है। अब दूसरे नाम पर आता हूँ, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग होता है किसी निश्चित क्षण पर वेग,
तो औसत वेग और तत्क्षणिक वेग में फर्क कहाँ आएगा? थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था, तत्क्षणिक वेग का मतलब होगा कि किसी निश्चित क्षण पर, वो क्षण किस प्रकार से हो सकता है? वो क्षण समय के अनुसार भी हो सकता है और सांद्रता के अनुसार भी हो सकता है। जैसे बस का उदाहरण दिया था, वो क्षण निश्चित दूरी भी हो सकती थी कि इतने यहाँ से इतने किलोमीटर पर, या समय भी हो सकता है कि इतने मिनट बाद उस बस का वेग क्या है। तो यहाँ पर भी ये कह सकते हैं कि इस क्षण पर, इस बिंदु पर, इस समय पर अभिक्रिया का वेग कितना होगा। यहाँ पर तो हमारे पास समय की परास थी, रेंज थी। जब ये रेंज धीरे धीरे कम होती जाएगी तो एक निश्चित क्षण आ जाएगा, या ये कह सकते हैं कि ये क्षण भी कम हो जाए, ये परास कम हो जाए, तो किसी निश्चित क्षण पर जो अभिक्रिया का वेग होता है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग होगा, उसको ये कहेंगे। तो यहाँ पर क्या परिवर्तन करना पड़ेगा? क्षण का मतलब होगा कि ये जो टाइम लिमिट है, ये जो रेंज है, ये रेंज बहुत ही सूक्ष्म होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए। कितनी कम? इतनी कम कि ये जीरो की तरफ चले। अगर यहाँ पर ये 10 मिनट है तो तत्क्षणिक वेग निकालना है तो इसका मान 1 सेकंड से भी कम होना चाहिए। और फिर सूत्र में क्या परिवर्तन करना पड़ेगा? फिर सूत्र में ये परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर। तो ये क्या करना पड़ेगा कि जब डेल टी टेंड्स टू 0, इस डेल टी का मान 0 की तरफ चले, 0 नहीं होना चाहिए, क्यों? 0 होती तो सारा काम खराब हो जाएगा। 0 की तरफ चले यानी कम से कम समय हो, जितना हो सके कम समय हो, ठीक है। तो उस समय जो वेग होगा, उस रेट ऑफ रिएक्शन को इंस्टेंटेनियस कहेंगे, INST। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? अब क्या करना पड़ेगा? अब जब ये कम हो गया तो इतनी रेंज न रह के बिल्कुल एक बहुत ये बिंदु हो गया, और इस बिंदु, मान लिया ये बिंदु हो जाएगा, ये कहें कि इस समय पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ इसके अनुसार ज्ञात करें, तो इस पर ये आ जाएगा, ये बिंदु है। और इस बिंदु पर हमें तो सांद्रता में परिवर्तन का मान पता होना चाहिए, तो यहाँ पर तो सांद्रता का परिवर्तन ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि बिंदु एक ही है, थोड़ी सी दूरी होनी चाहिए। समय में परिवर्तन नहीं है, उसका भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पर ज्ञात करने के लिए इसके ऊपर एक टेंजेंट खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, जो इस बिंदु से स्पर्श करती हुई निकलती है। बस अब इसके आधार पर कोई भी 2 बिंदु लेंगे, एक ये बिंदु ले लिया और एक ये बिंदु ले लिया। यहाँ पर ये और ये, तो अब इसको हम कहेंगे ये, अब इसको हम DR कहेंगे। क्यों? कि ये जो सांद्रता में परिवर्तन है, ये इतना नहीं है, ये सांद्रता में परिवर्तन इस बिंदु को दर्शा रहा है, बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन है। इसी प्रकार जो यहाँ पर जो समय में जो चेंज है वो इतना नहीं है, केवल इस बिंदु को दिखा रहा है, तो इसको हम DT कहेंगे। तो अब डेल्टा के स्थान पर D शब्द का काम मिलेंगे, तो सूत्र क्या हो जाएगा? तभी हो जाएगा माइनस dR/dt। ये तत्क्षणिक वेग होगा, ये औसत वेग होगा, तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर ज्ञात करना हो तो मान लिया कोई भी बिंदु ले लिया, ये ले लिया, इस बिंदु पर समय पर ज्ञात करना है, तो ये आ गया। अब इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींचेंगे, इस स्पर्श रेखा पर हम फिर से कोई भी 2 बिंदु लें, वो 2 बिंदु ये और ये भी हो सकता है, ये और ये भी हो सकता है, कोई भी हो। तो एक को तो इस x एक्सिस के और एक को y एक्सिस के खींचेंगे। अब ये जो दूरी होगी, ये दूरी इस बिंदु की है, इस बिंदु के अनुसार ये सांद्रता में परिवर्तन है और इसके अनुसार ये समय में परिवर्तन है। ये ज़्यादा टाइम लिमिट नहीं माना जाएगा, तो इसको कहते हैं DP और इसको कहेंगे DT। और ये सूत्र अब की बार ये हो जाएगा R, और इसको कहेंगे R इंस्टेंटेनियस = DP अपॉन DT। तो फर्क क्या हो जाता है? औसत वेग में तो डेल्टा शब्द रहता है, यहाँ पर परास ज़्यादा होती है। तत्क्षणिक में ये समय और सांद्रता में परिवर्तन बहुत ही कम होता है, किसी निश्चित क्षण का होता है, तो इसको तत्क्षणिक वेग कहते हैं। तो अभिक्रिया का वेग दोनों से हमने ज्ञात कर लिया, तो अभिक्रिया का वेग क्या आता है?
अगर रिएक्टेंट के अनुसार ज्ञात करते हैं तो ये मान था डेल आर अपन डेल टी, यह था अभिक्रिया का वेग, ये था। और प्रोडक्ट के अनुसार ज्ञात करते हैं तो यह था औसत वेग बराबर। और ये प्रयोग चाहे रिएक्टेंट की सांद्रता के साथ समय के साथ ज्ञात करें या प्रोडक्ट की समय के साथ ज्ञात करें, दोनों के वैल्यू समान आएगी, बराबर आएगी। अगर प्रयोग सही किया गया है तो दोनों के मान बराबर आएंगे, केवल फर्क ये रहेगा ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, बस इतना फर्क रहेगा। नेगेटिव ये दिखाएगा कि ये जो प्रयोग किया गया है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को लेकर किया गया है, और पॉजिटिव ये दिखाएगा कि ये जो प्रयोग किया गया है ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को लेकर किया गया है। अगर आर इंस्टेंटेनियस ज्ञात करना हो तो ये हो जाता है, ये हो जाएगा बस। तो ये पूरा हमारे पास अभिक्रिया का वेग ज्ञात करने का पूरा तरीका निकाल लिया। ग्राफ कैसे बनेगा, दो प्रकार के वेग आ गए, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। अब एक छोटा सा पॉइंट और बनता है कि अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होगी। यूनिट या मात्रक, और ये मात्रक हमेशा सूत्र से निकालते हैं। सूत्र हमारे पास ये है सांद्रता में परिवर्तन, ये है समय। और सांद्रता में परिवर्तन क्या होता है, सांद्रता या सांद्रता परिवर्तन कहीं या सांद्रता ही कह लो। सांद्रता क्या होती है, सांद्रता चाहे तो मोलरता लिखें या मोलरता लें या प्रतिशत में लें, कोई भी हो, लेकिन ज़्यादातर हम मोलरता वाला लेते हैं। और मोलरता वाला होता है कि 1 लीटर विलेन में विलेय के मोल की संख्या, यानी उसका जब मोलरता में ज्ञात किया था तब मोल पर लीटर आया था, तो ये इसका तो हो जाता है मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। और ये समय मैंने पहले बताया था, ये इसको इकाई मानकर चलते हैं, तो उस समय ये सेकंड भी हो सकता है, मिनट, घंटा, दिन, वर्ष, कुछ भी हो सकता है। तो छोटी से छोटी अगर इकाई लेंगे तो ये सेकंड होगी। तो मात्रक क्या हो जाएगा, इस सेकंड को भी ऊपर लिखेंगे तो ये मात्रक हो जाता है मोल लीटर इनवर्स, तो ही सेकंड इनवर्स भी होता है, इम्पोर्टेंट है ये। या मिनट भी हो सकता है, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स आवर इनवर्स घंटा, मोल लीटर इनवर्स डे इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स ईयर इनवर्स, कुछ भी हो सकता है, इकाई समय लिया जाता है बस। अगर ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यहाँ पर तो इसकी हमने कंसंट्रेशन ज्ञात कर ली थी, और किसकी ज्ञात करते हैं, सांद्रता, ज़्यादातर जो द्रव विलीन होते हैं उसकी ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस हो तो उसकी सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं क्या, गैस है तो आंख से नहीं दिखती, तो उसकी सांद्रता ज्ञात करना तो बहुत कठिन है। तो क्या लेना पड़ेगा, उस समय फिर दाब लेना पड़ता है कि कितना दाब में परिवर्तन हुआ। यहाँ पर फिर लेते हैं दाब में परिवर्तन बटा समय या आंशिक दाब बटा समय, और दाब को लेते हैं वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस हो तो क्या हो जाएगा, गैस हो तो मात्रक क्या हो जाएगा, तो फिर मोल पर लीटर के स्थान पर हो जाएगा एटमॉस्फेयर और सेकंड इनवर्स। अगर लिक्विड है, सॉलिड है, तो मोल पर लीटर पर सेकंड। यह तो आज का अपना इतना होगा। तो रासायनिक बल गतिकी के अंदर रासायनिक बल गतिकी के बारे में पढ़ लिया, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में देख लिया कि कब कब होती है, अभिक्रिया के वेग के बारे में हो गया। अब इससे संबंधित
और भी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, बहुत ही मज़ेदार है, खूब अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हाँ, कंटिन्यूस रहना ज़रूरी है, लगातार शुरुआत से देखना ज़रूरी है, तब आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर के अंदर होगी, गणितीय रूप भी आएगा, इसके जो न्यूमेरिकल लेंगे उसमें भी आपकी कई बातें क्लियर होंगी। तो आज का तो अपना इतना ही है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।